हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आईटीसी अवेलेबिलिटी टू द जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ रियम्बर्समेंट ऑफ क्लेम सेटलमेंट। जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है वो सपोज मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस के बिजनेस में है तो उसे आईटीसी अवेलेबिलिटी होगी या फिर नहीं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉर्मली क्लेम सेटलमेंट कैसे होता है, दो वे से होता है, या तो फिर कैशलेस या तो फिर रियम्बर्समेंट के थ्रू। अब होता क्या है कि सपोज कोई पॉलिसी होल्डर होता है, उसकी कार कोई डैमेज हुई है तो वो क्या करेगा, गैरेज में जाएगा, फिर गैरेज में उसको रिपेयर करवाएगा, उसका क्लेम सेटलमेंट करेगा इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। अब कैशलेस में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो डायरेक्टली पे करती है अपने नेटवर्क गैरेज को, ठीक है। और रियम्बर्समेंट केस वाले केस में क्या होता है कि पहले पॉलिसी होल्डर गैरेज वाले को पेमेंट करती है गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर रियम्बर्समेंट करता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। तो ये दोनों केस में क्या फर्क होता है कि ये दोनों ही केस में नॉर्मली गैरेज वाले क्या करता है कि इनवॉइस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से ही प्रिपेयर करते हैं ताकि उसको आईटीसी अवेलेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोनों ही केस में आईटीसी अवेलेबल करती थी इंश्योरेंस कंपनी। अब फील्ड फॉर्मेशन ने क्या किया, जैसे कि जीएसटी ऑफिसर ने क्या किया, कैशलेस वाले क्लेम सेटलमेंट में तो उनको कोई इश्यू नहीं था डिपार्टमेंट को, लेकिन क्योंकि उनमें इश्यू क्यों नहीं था, क्योंकि इनवॉइस भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे था और इंश्योरेंस कंपनी भी उसको पेमेंट करती थी डायरेक्टली नेटवर्क गैरेज को। लेकिन जो रियम्बर्समेंट वाले केस में है वो केस में ऑफिसर्स क्या बोलते थे कि आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? भले ही इनवॉइस आपके नाम पे है लेकिन आपने पेमेंट नेटवर्क गैरेज को नहीं किया, आपने इंश्योर्ड पर्सन को किया, तो वो केस में आप रिसिपिएंट हुए ही नहीं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो बेसिकली सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में दो कंडीशन है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी में एक कंडीशन है, रिसिपिएंट होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। तो यहाँ पे ऑफिसर क्या बोलता है कि आप रिसिपिएंट हो ही नहीं, क्योंकि आप पेमेंट गैरेज वाले को नहीं करते हो, डायरेक्टली आप इंश्योर्ड पर्सन को करते हो, तो हम आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं करवा के देंगे। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि ये वाले केस में भी इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी अवेलेबल होगा। केस है उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी में बोला गया है कि जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो रिसीवर ऑफ गुड्स और सर्विस होना चाहिए, बेसिकली वो रिसिपिएंट होना चाहिए, ठीक है। तो रिसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी कैसे डिक्लेयर होगा, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 में रिसिपिएंट की डेफिनेशन आप देखोगे तो उसमें लिखा है कि रिसिपिएंट इज एनी पर्सन हु इज लायबल टू पे द कंसिडरेशन। तो वो कंसिडरेशन जो भी पर्सन लायबल है पे करने के लिए वो क्या हो जाता है, रिसिपिएंट हो जाता है। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में कंसिडरेशन का डेफिनेशन देखोगे तो उसमें लिखा है कि कंसिडरेशन इंक्लूड एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड इन रिलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आइदर बाय एनी पर्सन और रिसिपिएंट, ठीक है। तो वो कंसिडरेशन का पेमेंट, कुछ भी पेमेंट करे आइदर रिसिपिएंट और एनी पर्सन, वो कंसिडरेशन गिना जाएगा फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड रिसिपिएंट किसे बोला जाएगा कि जो भी लायबल होगा वो रिसिपिएंट माना जाएगा। अब रियम्बर्समेंट वाले केस में क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन को रियम्बर्स करती है और इंश्योर्ड पर्सन डायरेक्टली पेमेंट करता है गैरेज वाले को। तो ये वाले केस में इंश्योरेंस कंपनी क्या हो गई, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस हो गई। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2 सबसेक्शन 93 के हिसाब से वो रिसिपिएंट हो गए, क्योंकि अल्टीमेट लायबिलिटी किसकी है, इंश्योरेंस कंपनी की, रियम्बर्समेंट की। तो ये दो रीजन की वजह से गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई किया हुआ है कि इंश्योरेंस कंपनी लायबल है आईटीसी अवेलमेंट के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन, कितना आईटीसी अवेलेबल होगा इंश्योरेंस कंपनी को। एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, सपोज 10,000 का रिपेयर का कॉस्ट हुआ, उसमें से इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 8,000 रियम्बर्समेंट कर रही है, तो 8,000 के रिलेटेड जितनी भी आईटीसी होगी वो इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगी और रिमेनिंग 2,000 की आईटीसी उसको नहीं मिलेगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने सिर्फ 8,000 तक ही रियम्बर्समेंट किया हुआ है। थर्ड पॉइंट, गैरेज वाला टैक्स इनवॉइस अगर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे नहीं बना के इंश्योर्ड पर्सन के नाम पे बनाता है तो वो केस में आईटीसी मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो केस में इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि उनके नाम पे टैक्स इनवॉइस ही रेज नहीं हुआ। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज AA कंप्लाई नहीं हुआ, तो वो केस में इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपनी को आईटीसी कब मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को, भले ही वो पेमेंट कैशलेस के थ्रू करे या तो फिर रियम्बर्समेंट के थ्रू करे, उनको आईटीसी जब मिलेगा जब भी उनके नाम पे टैक्स इनवॉइस रेज होगा, ठीक है। और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में भी नेगेटिव लिस्ट में इंश्योरेंस कंपनी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया हुआ है कि मोटर व्हीकल का आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में है स्पेसिफिकली फॉर मोटर व्हीकल, तो वो पर्सन को आईटीसी अवेलेबल होगा।
वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे फॉलो करते हैं। थैंक यू।